गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में आप क्वेश्चन जो विगत वर्ष के आए हुए थे डिफेंस सब्सिडी के एग्जामिनेशन में, साथ ही डीजीएमएस के एग्जामिनेशन, उनके कलेक्शन का आपने स्टडी किया था फ्रेंड्स। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक आपके सिलेबस में एनसीएल और एनएलसी के जो सिलेबस में एक पॉइंट दी हुई है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एसएमपी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसके तहत हम लोग जो रेगुलेशन 104, रेगुलेशन 104, इसके कीवर्ड और की नंबर का स्टडी करेंगे जो कि उस रेगुलेशन में दिया हुआ है। साथ ही हम लोगों को रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक इसी की पार्ट कहलाती है। रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इसकी पार्ट, इसी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की पार्ट कहलाती है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो डीजीएमएस का सर्कुलर है, इससे रिलेटेड जो डीजीएमएस का सर्कुलर है, डीजीएमएस का सर्कुलर है जो कि 13/2002 का सर्कुलर है। इस 3 जो आपके हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, इसकी स्टडी कीवर्ड और की नंबर के रूप में करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। पूरा वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में ये जो पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रही है वो आपको समझ आए और आप एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो प्रश्न आती है वो आप कर सकें फ्रेंड्स। तो यहां पर इन्हीं तीनों पॉइंट के तहत हम लोग ये कहते हैं कि हजार्ड होता क्या है फ्रेंड्स। हजार्ड हम लोग समझने की प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसी फिजिकल एंटिटी होती है, जैसे कि आपकी फेस, जो अंडरग्राउंड माइन में जो आप देखते हो फेस, उस फेस के पास अगर डस्ट उड़ रही है, ये डस्ट उड़ रही है, तो ये एक क्या हो गई, हजार्ड हो गई, फिजिकल एंटिटी हो गई, जिसको आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आपको गैस है, तो ये जो आप प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं कर रहे हो, तो जिसके कारण ये फेस के पास अंडरग्राउंड की ये जो फेस है, यूजी की फेस है, जिसको आप डस्ट यहां पर देख रहे हो, गैस यहां पर पाई जा रही है एडिक्वेट वेंटिलेशन ना होने के चलते, तो दैट इज द हजार्ड, जिसको हम लोग कहेंगे क्या डेफिनेशन के रूप में, वह फिजिकल एंटिटी, वह फिजिकल एंटिटी जिसे देखा जा सकता है और जिसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये आपने समझा हजार्ड क्या है। यहां पर दूसरी चीज आती है आपको रिस्क। अब यहां पर रिस्क क्या होती है, आपने हजार्ड समझ लिया कि वह फिजिकल एंटिटी है जिसे देखा जा सकता है। आप डस्ट को देख सकते हैं, गैस को फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जिसे हम आइडेंटिफाई भी, पता भी कर सकते हैं कि यहां पर हमको हजार्ड है। आप 80 के स्पीड से मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो देखने वाला ही आपको देख के बता देगा कि ये खतरा का काम कर रहा है, हजार्ड का काम कर रहा है। अब यहां पर हम लोग ओपन कास्ट की बात करेंगे तो हाइट पर आप अगर काम कर रहे हैं तो ये एक क्या है, हाइट पर काम करना, HEIGHT, हाइट पर काम करना। तो ये एक जो कि हम लोग 1.8 मीटर से अधिक अगर हाइट कहते हैं, रेगुलेशन हमारा जो कहता है कि 1.8 मीटर से अधिक अगर हाइट पर काम कर रहे हैं, तो ये एक आपका हजार्ड है, जिसको देख करके लोग कह सकता है कि ये जो है खतरा का काम है। तो यहां पर हजार्ड समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं रिस्क। रिस्क क्या होती है, मैं इसी बोर्ड पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मिटा कर नहीं रहा हूं। रिस्क, हजार्डस एरिया में काम करना, हजार्डस एरिया में काम करना ही रिस्क कहलाता है, तो यहां पर
आप लोग ये समझ गए कि इस एरिया में अगर आप काम करते हो, डस्टी एरिया, गैसी एरिया में काम करते हो या हाइट पर काम करते हो, तो वो कहते हो कि वो रिस्क लेकर काम कर रहा है। तो आप ये समझ गए कि रिस्क क्या होती है, हजार्डस एरिया में काम करना ही रिस्क कहलाता है। अब यहाँ पर जो रेगुलेशन हमारी दी हुई है, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या चीज की, कि रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, इस संबंध में मैं इसको मिटा दे रहा हूं फ्रेंड्स। इस संबंध में जो हमारी रेगुलेशन कही है और डीजीएमएस सर्कुलर 13 जो 2002 कहा है, उसकी मैं आपके सामने कॉपी को ला के रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आती है तो फिर से मैं बोर्ड में आकर के समझाऊंगा। मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं वो जो आपके सामने आपकी जो रेगुलेशन में दी हुई है उसकी मैं शेयर कर रहा हूं मैं, और क्लियर विजिबिलिटी के लिए जहां तक है आपको ये क्लियर विजिबिलिटी दिखाई दे रही होगी। मैं आपको ये जो कंटेंट है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मेरे कर्सर के साथ आप नजर को घुमाइए। क्या कह रहा है, हजार्ड, देखिए मैं यहां पर लिखा हूं अपने शब्दों में, इज ए फिजिकल एंटिटी, जिसे देख सकते हैं, जिसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। समथिंग, इंग्लिश में वाले कैंडिडेट ध्यान रखें, समथिंग दैट कुड पोटेंशियली कॉज हार्म, ऐसा कुछ जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, वो हजार्ड कहलाती है। रिस्क को मैं देखिए लिखा हूं, हजार्ड एरिया में काम करना ही रिस्क है। हिंदी मीडियम वाले समझ गए, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए, द डिग्री ऑफ लाइकलीहुड दैट हार्म विल बी कॉज्ड, तो वो डिग्री जिससे कि हार्म पहुंचती है वो कहलाता है, वो जो कारण बनती है वो ही कहलाता है रिस्क। अब यहां पर डीजीएमएस सर्कुलर 13/2002 रिस्क स्कोर, मतलब कि वो रिस्क कितना है, जैसा मैं कहता था कि डिग्री ऑफ लाइकलीहुड, वो रिस्क कितना है, उसको निकालने के लिए डीजीएमएस ने फॉर्मूला दिया हुआ है L/C। मैं अपने शब्दों में लिखा हूं शॉर्टकट में। L मतलब वहां लिखी हुई है डीजीएमएस में लाइकलीहुड, इंटू C मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस। लाइकलीहुड को दो और भागों में बांटा हुआ है, वो है प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर। आपको शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैं बोल दिया हूं, लिख दिया हूं P/E, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर, और इंटू में कॉन्सिक्वेंसेस रहेगी, यानी लाइकलीहुड को प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर में दो भागों में बांटा हुआ है फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए मैं वेयर करके लिखा हूं कि L इक्वल्स टू क्या है, लाइकलीहुड है, जिसे आप L के रूप में शो कर रहे हो। कैपिटल P जो है यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है, लाइकलीहुड बराबर प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर जो होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब समझिए फ्रेंड्स, हाउ मच चांसेस, मतलब जो एक्सीडेंट होने वाली है या जो खतरा है उसकी चांसेस कितनी है, उसको मैं हाउ मच चांसेस लिखा हूं। अगर वेल एक्सपेक्टेड चांस है कि नहीं ये तो डेफिनेटली है, जैसे गोफ के अंदर आप अगर घुस करके कोयला निकालने का काम कर रहे हैं, या फिर जो अपनी वर्किंग एज रहती है ओपन कास्ट में, उसके 3 मीटर के अंदर आप हो करके कोई काम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो वेल एक्सपेक्टेड है कि आप ऊपर से गिरने की संभावना बन जाती है, तो वहां पर 10 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ली जाती है डीजीएमएस द्वारा। अगर ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी जिसमें जो है बहुत ही कम चांस है, तो वैसे केस में 0.1 ली जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूं कि रोड पर आप हेलमेट पहन करके 20 की स्पीड में अगर चल रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं, अपने बाएं साइड में ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो वैसे केस में आपकी एक्सीडेंट की जो चांसेस है वो वर्चुअली ही होगी, 0.1 कहलाएगी फ्रेंड्स। उसको हाउ मच चांसेस, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी P के तौर पर देखते हैं। आपने समझ लिया प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखिए एक्सपोजर कहने का मतलब कि टाइम, कितना टाइम आपको वो जो है इफेक्ट कर सकता है, जो एक्सीडेंट होगी, जो हजार्डस होगा उसके लिए। अगर वो आप एक्सीडेंट बार बार कर रहे हो, जैसे आप रोड पर चलते हो, बिना हेलमेट का चलते हो, और आपकी एक बार चोट लग गई है, फिर भी आप विदाउट हेलमेट का चल रहे हो और 80 की स्पीड से अधिक चल रहे हो, तो ये जो चांसेस है, जो आपकी कंटिन्यूअस एक्सीडेंट हो रही है आपकी गलती के चलते, तो उसके लिए आप उसका एक्सपोजर की जो डीजीएमएस ने टाइम दिया हुआ है, जो रैंकिंग निकालने के लिए
10 दिया हुआ है फ्रेंड्स। और वंस इन 100 ईयर, जैसे कि कोई कैटास्ट्रोफिक, जैसे कि अभी एक सूर्य ग्रहण लगी थी, तो उस सूर्य ग्रहण में ये जो चांसेस थी सूर्य ग्रहण से जो इफेक्ट पड़ने वाला था, उसमें जो है ये साल मतलब कि 100 साल में एक बार ऐसा आज कुछ आता है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस जो देते हैं 0.02 देते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई हार्म जो कि केवल 100 ईयर में या एबव 100 ईयर में एक बार आता है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपोजर को 0.02 नंबर दी हुई है। मैं नहीं दिया हूं, ये डीजीएमएस सर्कुलर की लाइन है फ्रेंड्स। अब यहां पर सी जो मैं अपने से लिखा हूं कैपिटल सी, ये कॉन्सिक्वेंसेस, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि लॉस का अमाउंट, जो आप एक्सीडेंट करते हो उसमें अमाउंट क्या कितना जो है होती है। अगर बहुत ज्यादा डेथ हो रही है तो उस एक्सीडेंट को, उस कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग 5 डीजीएमएस के सर्कुलर के अनुसार देंगे। और अगर वो कोई कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें कि स्मॉल इंजरी केवल हुई है, तो उसके लिए 0.001 देंगे फ्रेंड्स। तो 5 से 0.001 के बीच में ये कॉन्सिक्वेंसेस के रेंज दी हुई है। और उसी तरह से एक्सपोजर के लिए 10 से लेकर के 0.02 के बीच में रेंज दी हुई है। और प्रोबेबिलिटी के लिए 10 से लेकर 0.1 के बीच में रेंज दी हुई है फ्रेंड्स। ये डीजीएमएस सर्कुलर की 13/2002 की पॉइंट रही फ्रेंड्स। अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है, कि कितना रिस्क है आपके उस काम में, आपके उस जॉब में फ्रेंड्स। तो आपने रिस्क का मतलब समझ लिया, हजार्ड का मतलब समझ लिया मेरे इस वर्ड के तहत। अब आप आइए CMR 2017 का जो रेगुलेशन 104 है, जिसमें आपको सिलेबस में NCL के कैंडिडेट्स आपके सिलेबस में दी हुई है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिलेटेड टू योर अपॉइंटमेंट। तो यहां आपके देखिए कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होती क्या है। तो मैं लिखा हूं इसको वर्ड के रूप में, की वर्ड के रूप में आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्या चीज? हजार्ड को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हमको रिस्क क्या हम लोग करते हैं, हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को एसेस करते हैं। रिस्क एसेस कर लिए, मूल्यांकन कर लिए, उसका हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। आप अपने कॉपी में फेस के पास अब खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हजार्ड है। तो अगर ऊंचाई पर कोई खड़ा है या सॉवेल जो है कुछ ऐसा काम कर रहा है, ओवरहैंग अंडर कटिंग कर रहा है, तो वो जो हजार्ड दिख रही है अंडर कटिंग करना, वो उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं भाई अंडर कटिंग नहीं करनी चाहिए। वो रिस्क है, उसके नीचे अगर कोई काम करता है तो उसका आप मूल्यांकन करेंगे कि अंडर कटिंग के नीचे यानी कि ओवरहैंग के नीचे अगर कोई काम करता है तो वो जो है रिस्क होगी उस ओवरहैंग के नीचे काम करना, तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो। और तीसरी नंबर में रिकॉर्ड हो गई। चौथे नंबर में हम लोग रिकॉर्ड करने के बाद उसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोसीजर तैयार करते हैं कि वो भाई अंडर कटिंग ना हो, रिस्क फेस के पास जो गैस जम रही है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हो, डस्ट का कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम हो। तो वैसा प्रोसीजर हम लोग तैयार करते हैं उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, जिसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट करना कहलाता है। तो फॉर्मुलेट द रिस्क एलिमिनेटिंग प्रोसीजर, रिस्क एलिमिनेटिंग प्रोसीजर के लिए उसको फॉर्मुलेशन करना ही जो है SMP कहलाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहलाती है। तो वो आप फॉर्मुलेशन तैयार कर लिए। अब ये फॉर्मुलेशन करने के बाद उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है, कहने का मतलब प्रभावी तरीके से उसको लागू करना है, ताकि जो है रिस्क को कंट्रोल किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो यहां पर हम लोग इंप्लीमेंट के बाद कंट्रोल की बात करते हैं, मिनिमाइज करने की बात करते हैं कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से डस्ट कम हो, 1.25% से गैस कम हो, 1.8 मीटर से हाइट पर से अधिक अगर लोग काम करते हैं तो वहां पर हमको सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड करना है, अंडर कटिंग नहीं करना। ऐसे जो है हम लोग उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, मिनिमाइज करने का काम करते हैं उस रिस्क को। और साथ ही बीच बीच में हम लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि वो जो हमने फॉर्मुलेट किया है SMP, वो जो है
उस इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, इफेक्टिव इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ ही जो है जो हेडक्वार्टर की या एरिया लेवल की जो टीम होती है उससे हम लोग पीरियोडिकली रिव्यू कराते हैं कि जो हमने रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो ये लागू किया है वो जो है सही है कि नहीं, उसका रिव्यू कराते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है कीवर्ड आइडेंटिफाई, एसेस, रिकॉर्ड, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, कंट्रोल, मिनिमाइज, मॉनिटरिंग, रिव्यू, ये जो वर्ड है इसको आप याद रख करके रेगुलेशन 104 के सभी पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है कि जो रेगुलेशन 104 का सब रेगुलेशन 7 है उसमें हर मैनेजर, हर एजेंट अपने खदान का या ऑनर अपने खदान का एसएमपी तैयार करके उसकी कॉपी को रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो 104 का लगभग 90% वाली जो पॉइंट्स थी आपने इस कीवर्ड के तहत समझने का प्रयास किया फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। रिस्क स्कोर करने के लिए आपको फॉर्मूला आपने देखा, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, P इंटू E इंटू सी, PEC पैक के रूप में आप याद रख सकते हैं। रिस्क इक्वल्स टू PEC पैक। तो चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आप जो एक चीज मैं और दिखा देना चाहता हूं कि ये जो एक्सपेक्टेड, वेल एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंसेस निकालने की बात करते हैं, उसको करने के पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर आते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा है, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OITDS। OITDS का फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए ये नंबर कहता है ऑयल ट्रांसपोर्ट ड्राइव सिस्टम, बी नंबर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्राइव सिस्टम, सी नंबर कहता है ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, डी नंबर कहता है नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर जो है OITDS का फुल फॉर्म ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो OITDS सिस्टम है, OITDS सिस्टम है, इसके तहत ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम और ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम OITDS, इसके तहत जितने ऑपरेटर्स SDL या हम लोग बात कर रहे हैं ओपन कास्ट की, कि जो जितने डंपर के ऑपरेटर रहते हैं उनको अपने सॉवेल, जो डेडिकेटेड सिस्टम होती है, डेडिकेटेड सिस्टम में एक सॉवेल जो हम लोग ये देखते हैं कि ये सॉवेल है और इस सॉवेल के साथ लगे हुए हैं 4 डंपर, ये सॉवेल है और जिसके साथ ये 1 नंबर का डंपर, 2 नंबर का डंपर, 3 नंबर का डंपर और ये 4 नंबर का डंपर, ये 4 डंपर लगे हुए, 1 2 3 4। तो इसी के ऑपरेटर इसी सॉवेल 1 के पास, सॉवेल नंबर अगर ये रोमन लेटर का मैं 1 कह दूं, किसी सॉवेल के पास जो है जाते हैं, अगर कोई दूसरी सॉवेल यहाँ पर लगी हुई है, अब खड़ी है, जो कि आइडल है, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आइडल सॉवेल है, आइडल सॉवेल है। तो अगर ये सॉवेल आइडल पड़ी हुई है तो इसके पास जो है ये ऑपरेटर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से ऑपरेशन की इफिशियंसी जो होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, मार खाती है, कम होती है। तो ऐसी स्थिति में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये आइडल न पड़ा रहे, ऑपरेटर फिक्स न रहे कि इसी सॉवेल के पास जाकर के हमको लोड लेना है। इसको एवॉइड करने के लिए ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या करना रहता है कि एक कंट्रोल रूम रहती है, उस कंट्रोल रूम रहती है। इस कंट्रोल रूम में जो है फुली इलेक्ट्रॉनिक से सेंसर से टावर के साथ जो है वहां पर एस्टेब्लिश रहती है। और इस कंट्रोल रूम से हम ये कहते हैं 3 नंबर सॉवेल जो कि खड़ी है, और ये खड़ी है सॉवेल नंबर 2 भी जो है खड़ी है, आइडल पड़ी हुई है, और 3 नंबर भी आइडल पड़ी हुई है। देख रहे हैं कि ये लोड 1 नंबर को दे रही है, 2 नंबर इसके सामने
खड़ी है लोड लेने के लिए। तो 3 नंबर को तुरंत हम लोग कहते हैं, इंडिकेशन देते हैं वहां पर कि भाई आप जो है सॉवेल नंबर 2 के पास जाओ। तो ये जो सॉवेल डंपर साहब है, डंपर ऑपरेटर साहब, जो उनके वीडियो में कंट्रोलर द्वारा, जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं, जिनके वीडियो में जो है दिखाई देती है कि मेरे को सॉवेल नंबर 2 के पास जाने की आदेश मिल रही है। उस आदेश को ऑडियोली जो है, मतलब कि सुन करके भी और साथ में लिख करके भी जो है ऑडियोली विजुअली जो है उनको दिखाई देती है, सुनाई देती है कि मेरे को सॉवेल नंबर 2 के पास जानी है। तो ये तुरंत जो है यहाँ पर चले जाते हैं और लोड लेकर के जो है अपना आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो सॉवेल नंबर 3 पहुंचे, इनको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए डंपर का और सॉवेल का प्रॉपर और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए ये सिस्टम लाया गया, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और उसकी उत्पादकता के साथ इफिशियंसी भी कार्य की बढ़ सके। तो आपने ये समझा कि ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम क्या होती है। यहां पर एक क्वेश्चन और दी हुई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&R। यहां पर R&R रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट कहलाती है। रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट आप खोजिए इस ऑप्शन में कि कहां पर है रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट। इस संबंध में मैं एक लाइन आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप माइनिंग करना प्रारंभ करते हैं जिस जगह पर, वहां पर गांव हो सकती है, प्लांट हो सकता है, जंगल हो सकता है, जिसमें कई जानवर हो सकते हैं, उनको आप जो है वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इनको जमीन को खरीदना, जितने लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए नया घर दूसरी जगह पे बना के देना, या जितनी प्लांट है उतनी प्लांट किसी और जगह पर लगा के देना, जितने जानवर हैं उनको जो है फिर से रिहैबिलिटेट करना ही जो है रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट करना कहलाता है फ्रेंड्स। तो ओपनिंग के पहले हम लोगों को इनका व्यवस्था करना पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 59 और 58 थी, जिसको आपने सॉल्व किया फ्रेंड्स, और इसके साथ जो है क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके सामने एक पॉइंट आई थी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को कैलकुलेट करना, तो यहां पर देखिए स्केल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो डीजीएमएस में दी गई है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है, सेवरल डेथ होती है 5 है और स्मॉल इंजरी होते तो 0.0001 है। स्केल ऑफ एक्सपोजर की बात करते हैं तो उसमें एक्सपोजर की कंटिन्यूअस अगर हो रही है तो 10 है, और वंस इन 100 ईयर है तो 0.02 है। उसी तरह से जो आपकी स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो जो है वेल एक्सपेक्टेड है तो 10 है, और वर्चुअली है तो 0.1 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और अपने को ये जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप पूरा देखते होंगे, और अपना जो डाउट रहती हो वो कमेंट बॉक्स में देते होंगे, और उसका मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की अगर चैनल को आप अगर बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, नए कैंडिडेट होंगे तो आप बेल आइकन दबाइए, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बेल आइकन दबाते के साथ पहुंचेगी। उस वीडियो की सीरीज को देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को, ये जो डीजीएमएस की सर्कुलर थी उसको आप अच्छे से एक एक करके पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि कौन से एक्सीडेंट के लिए कितना, किस प्रकार का रिस्क के लिए कितना हमको मार्क्स देनी है, और रिस्क स्कोर आप पता करते हो। अगर रिस्क स्कोर बहुत ज्यादा आ रही है तो उस केस में उस रिस्क को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें से रिस्क स्कोर जिसकी ज्यादा आती है उसी की जो है आप उसको प्रिकॉशन लेकर के इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स।